नमस्कार दोस्तों, काइजन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारा केमिस्ट्री टेस्ट 1 का लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेक्शन बी को डिस्क्राइब किया था और आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 3, जिसमें सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे और उसके अंदर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरेटिकल सेगमेंट है। 2 चैप्टर्स का आपको पता है, चैप्टर नंबर 1 में हमने टेस्ट 1 में हमने 2 चैप्टर का टेस्ट का सेगमेंट रखा हुआ है। तो आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 3 को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आज बात करते हैं सेक्शन 3 की, सेक्शन सी। पहले सेक्शन में हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। सेकंड सेक्शन में हम लोगों ने बात की थी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस की और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 3 में, सेक्शन सी में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। 2 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और सेकंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का हमारा सेक्शन सी का जो क्वेश्चन नंबर 22 है, जो कि 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बिल्कुल साफ साफ आपको लिखा हुआ है, दिखा है यहां पर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर को हम डिनोट करते हैं आई से। आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये हमारे पास में 3 मॉलिक्यूल है। सबसे पहला वाला मॉलिक्यूल अगर हम लोग यहां पर देखें, ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। जब ये डिसोसिएट होगा तो आप सभी जानते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस लोकेशन से डिसोसिएट होता है। 4 तो बनाएगा पोटेशियम और 1 बनाएगा FeCN का होल 6 -4 का चार्ज। यहां पर नंबर ऑफ आयंस अगर हम लोग देखें तो नंबर ऑफ आयंस यहां पर 4 है और जितने पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या फिर आफ्टर एसोसिएशन प्रोड्यूस होते हैं वही वैल्यू होती है वांट ऑफ फैक्टर की। तो यहां पर आई की वैल्यू निकल के आएगी टोटल आयंस यहां पर मिश्रित हुई है। टोटल आयन यहां पर 5 है, 4 ये और 1 ये 5। तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू यहां पर निकल के आएगी 5। 1 नंबर वाला क्वेश्चन। बात अगर हम लोग करें ग्लूकोज की, बिकॉज ग्लूकोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट उन सब्सटेंस को, उन मॉलिक्यूल को बोलते हैं जो मॉलिक्यूल एक्वस सॉल्यूशन में ना तो एसोसिएट होते ना ही डिसोसिएट होते। तो इसका मतलब यहां पर आई की वैल्यू 1 रहेगी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई की वैल्यू 1 रहेगी, बिकॉज इसके अंदर ना तो मिलेगा एसोसिएशन ना मिलेगा डिसोसिएशन। बात हम लोग करते हैं 3rd वाले केस की। तीसरे केस में भी डिसोसिएशन होगा और 1 बनेगा Na प्लस 1 बनेगा Cl- और पार्टिकल्स का नंबर बिकॉज 2 है तो इसलिए आई की वैल्यू यहां पर कितनी रहेगी? 2 रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोर्ड में आ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसानी से हम लोग इसे सोल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 23 भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। वहां भी वांट ऑफ फैक्टर की बात हो रखी है। तो क्वेश्चन नंबर डिस्कस करेंगे हम लोग अब 23। तो 23 में पहली बात तो 2 पार्ट है। अब इसका ए पार्ट, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर फॉर द एसिटिक एसिड इन बेंजीन। एसिटिक एसिड तो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट है और कौन से सॉल्वेंट में से डिसोल्व किया गया? बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया गया एज पर द गिवन इक्वेशन। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, यहां पर एसिटिक एसिड के अगर 2 मॉलिक्यूल लिए जाएं तो दोनों के दोनों मॉलिक्यूल
बेंजीन के अंदर एसोसिएट होंगे, मीनिंग यहां पर एसोसिएशन मिलेगा। और अगर यहां पर एसोसिएशन मिलेगा तो एसोसिएशन वाले केस में दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक बना लेंगे। और जब हम आई कैलकुलेट करते हैं किसी इक्वेशन से, तो आई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। एसोसिएशन के बाद और एसोसिएशन से पहले कितने कितने पार्टिकल्स हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन, कितने पार्टिकल दिखाई दे रहे, कितना कोफिशिएंट है इसका 1। तो आफ्टर तो 1 है और बिफोर कोफिशिएंट कितना है 2। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1/2 और इस 1/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है और ये है क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का। बिकॉज इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। पहले पार्ट को हमने सोल्व कर दिया, पहले वाला पार्ट 1 मार्क्स का था और अब जो हम लोग सेकंड वाला पार्ट सोल्व करेंगे वो 2 मार्क्स का है। वो भी एक न्यूमेरिकल है और वो न्यूमेरिकल ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर है। ओके, तो मुझे उम्मीद है पहले वाला पार्ट आपके समझ में आया होगा। और अब हम लोग बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की। आप लोग जितने भी क्वेश्चन में सोल्व करा रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं मिल पाई किसी वजह से, तो आप क्वेश्चन भी यहां से नोट कर सकते हैं आसानी से। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का बी पार्ट। लिखा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 3.5 ग्राम डिसॉल्व्ड प्रोटीन इन 0.05 लीटर सोलवेंट। एक सॉल्यूशन है 0.05 लीटर, वॉल्यूम दे रखा है, सोल्यूट का वेट दे रखा है, प्रोटीन का वेट दे रखा है और ऑस्मोटिक प्रेशर इसका कितना है 0.035 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर यहां पर दे रखा है 310 केल्विन, ठीक है, 310 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। उस प्रोटीन का मोलर मास फाइंड आउट करना है। आर की वैल्यू गिवन है आपके सामने। ये ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है सीधा बिल्कुल। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू WRT अपॉन M इंटू V। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको वेट गिवन हो, मोलिकुलर मास की बात हो, वॉल्यूम गिवन हो, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अंदर अगर आप देख पाए तो M की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। M का मतलब उस मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास जो यहां पर काम कर रहा है एज ए सोल्यूट। तो M की वैल्यू अगर यहां से कैलकुलेट करनी है तो M इज इक्वल टू W इंटू R इंटू T अपॉन में पाई इंटू V। सभी वैल्यूज पुट करिएगा। W की वैल्यू दे रखी है 3.5, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 310 केल्विन में, अपॉन में पाई की वैल्यू दे रखी है 0.035 और वॉल्यूम दे रखा है यहां पर 0.05। ये सभी वैल्यूज हमने इस फॉर्मूले में पुट करी। इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो कि यहां पर आप लोग M कैलकुलेट कर ले, मोलिकुलर मास कैलकुलेट कर ले। मोलिकुलर मास की यूनिट हो जाएगी मोल पर ग्राम। इतने
ग्राम पर मोल, ये इसकी मोलिकुलर मास की यूनिट हो जाएगी। हमने आपको पहले भी कई क्वेश्चन में बताया कि अगर किसी आंसर में किसी फिजिकल क्वांटिटी कोई यूनिट बनती है तो यूनिट आप जरूर, कई बार ऐसा भी होता है कि यूनिट नहीं होती, कोई क्वांटिटी अगर यूनिट लेस हो जिसे आप लोग कैलकुलेट करोगे, जैसे मोल फ्रैक्शन हो गया उसकी कोई यूनिट नहीं होती, जैसे पीपीएम हो गया उसकी कोई यूनिट नहीं होती, तो कई बार ऐसा होता है कि यूनिट नहीं होती। लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बनती है तो उसे आप जरूर लिखें, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यूनिट के अगर मार्क्स हो स्टेप मार्किंग में तो यूनिट अगर नहीं लिखी है तो इसका मतलब मार्क्स वहां पर कटेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 23 था। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि एक न्यूमेरिकल है। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल, कोई सेल है कंडक्टिविटी सेल जिसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.05 m KCl, उसके अंदर KCl भरा हुआ है और उस KCl की कंसंट्रेशन 0.05 m मोल पर लीटर। सॉल्यूशन, इट हैज ए रेसिस्टेंस ऑफ 100 ओम, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है इस वाले सेल का। आगे लिखा है व्हेन द सेम सेल, देखो सेल का सेल सेम है बट सेम सेल वाज फिल्ड विद 0.02 m AgNO3 सॉल्यूशन। इस बार जो कंसंट्रेशन यहां पर ली गई है वो 0.02 m AgNO3 सॉल्यूशन है। इस बार का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 90 ओम है। ठीक है, 90 ओम। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी हमें इस वाले सॉल्यूशन की। हमें यहां पर गिवन है कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, जो पहले वाला सेटअप है उसकी कंडक्टिविटी गिवन है इतनी और ये गिवन है यहां पर। ये थोड़ी सी यहां पर मिसप्रिंटिंग हो रखी है, सही कर ले। 1.35 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पेपर बनाते हुए ये इतनी इसमें मिसप्रिंटिंग हुई है, कुछ इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। 1.35 इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। देखिएगा कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। हम ये मान के चलते हैं इस क्वेश्चन में कि इसका क्वेश्चन का पहला पार्ट तो ये कि जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन है m1 इज इक्वल टू 0.05 मोल पर लीटर और उसी सॉल्यूशन की रेसिस्टेंस दे रखी है कितनी, 100 ओम। ओके, और जी कापा 1, ये कंडक्टिविटी जो दे रखी है ये कापा 1 पहले वाला जो सेटअप है उसकी कंडक्टिविटी दे रखी है कितनी, गिवन है 1.35, करेक्शन करके लिखेंगे आप लोग, इंटू 10 की पावर -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट वाले सेटअप की इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब अगर सेकंड वाले सेटअप की इंफॉर्मेशन में यहां पर लिखूं, सेकंड वाले सेटअप की कंसंट्रेशन मतलब M2 की वैल्यू जो गिवन है वो तो गिवन है ये कितनी, 0.02 मोल पर लीटर। सेकंड वाले सेटअप की रेसिस्टेंस गिवन कितनी है, 90 ओम गिवन है रेसिस्टेंस। तो सेकंड वाले सॉल्यूशन की एक तो हमें निकालना है कापा 2 की वैल्यू और एक हमें निकालना है लैम्डा M2 की वैल्यू, सेकंड वाले सेल की कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। ओके, सबसे पहले अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें कापा 2 तो भाई कापा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा 1/R2
इंटू एल अपॉन ए। एल अपॉन ए का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। अच्छा ध्यान रहे, सेल कांस्टेंट अगर सेम सेल है, केवल उसके अंदर सॉल्यूशन बदला, बट सेल सेम है, वो जो कॉलम है उसकी लंबाई, उसकी लेंथ और उसका एरिया सेम है, तो सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो ये जो सेल कांस्टेंट की वैल्यू है, इसे हम लोग यहां से निकालेंगे कैसे? हम लोग जानते हैं कापा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 इंटू एल अपॉन ए। इस फॉर्मूले को अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहां से एल अपॉन ए निकल जाएगा, R1 इंटू कापा 1, एल अपॉन ए इज इक्वल टू R1। R1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 100। और जी कापा 1 की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.35 इंटू 10 की पावर माइनस के 2। अगर आप यहां पर देख पा रहे हो बात को सही, तो 10 की, इसे लिख लेंगे 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर माइनस 2, ये हुआ एक दूसरे से कैंसल। एल अपॉन ए यहां पर कितना आया? 1.35, इतने सेंटीमीटर इनवर्स ये आ गया। ओके, तो मुझे उम्मीद है यहां तक समझ में आया होगा। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां पुट कर दूं तो कापा 2 निकल जाएगा। कापा 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी? 90। एल अपॉन ए कितना? 1.35, इतने ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। पहला आंसर तो ये रहेगा। ओके, और अब सेकंड फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, लैम्डा m2 मोलर कंडक्टिविटी, इसका फॉर्मूला होता है कापा 2 इंटू 1000 अपॉन m2। m2 का मतलब सेकंड वाले सेटअप की कंसंट्रेशन। देखो इस फॉर्मूले में अगर आप देख पा रहे हो तो K2 की वैल्यू ये निकल जाएगी, ये रही K2 की वैल्यू। M2 की वैल्यू हमें गिवन है यहां पर, और बस ये वैल्यू पुट करते ही यहां पे लैम्डा m2 सेकंड वाला जो सेटअप है उसकी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मैं फिर कह रहा हूं, यूनिट आप मत छोड़े, यूनिट अगर पॉसिबल है तो जरूर लिखें आप लोग। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद है मुझे समझ ये भी आया होगा आपको। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दो पार्ट में गिवन है। 25 क्वेश्चन में पहला पार्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो एक तो हमें आइडियल सॉल्यूशन और एक हमें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का। इसलिए इस क्वेश्चन को तो आप लोग मत ही छोड़ना। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर ये मान के चलिए कम से कम 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मैं पेज के बीचों बीच लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको भी ऐसा ही करना है। क्या करना है? एक तरफ आइडियल और जी एक तरफ नॉन आइडियल। अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो कम से कम 1 पॉइंट इसका, 1 पॉइंट इसका। अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो कम से कम 2 पॉइंट इसके, 2 पॉइंट इसके। और मैक्सिमम ये क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 मार्क्स का आएगा। बहुत ही रेयर होता है कि क्वेश्चन 3 मार्क्स का ये आता है। तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया तो 3 पॉइंट इसके और 3 पॉइंट इसके। कैसे? अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल का पहला पॉइंट है, लिख सकते हैं आप, मैं बोल भी रहा हूं लिख भी रहा हूं, द सॉल्यूशंस विच ओबे राउट्स लॉ over entire range of
एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, ऐसे सॉल्यूशन जो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की हर एक रेंज पर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हो, ओबे करते हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और इसमें आ जाएगा डज नॉट ओबे, सीधी सी बात, डज नॉट ओबे। सेंटेंस अगर पूरा बनाना हो तो पूरा बना दो, आपको तो मीनिंग समझाना है बस मेनली। ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को पूरी तरह फॉलो करता हो, कंप्लीटली ओबे करता हो, कंसंट्रेशन की किसी भी रेंज पर, टेम्परेचर की किसी भी रेंज पर, उसे बोलते हैं हम लोग आइडियल सॉल्यूशन। और जो ओबे नहीं करता उसे हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर हम बात करें आइडियल सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्योंकि मिक्सिंग के बाद और मिक्सिंग से पहले जब हम लोग सोल्यूट और सोलवेंट को या दो लिक्विड को जब ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, तो मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसी प्रॉपर्टीज मिक्सिंग से पहले है ऐसी प्रॉपर्टीज मिक्सिंग के बाद में भी रहेंगी। तो हम कह सकते हैं आफ्टर मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, जब हम दो कंपोनेंट्स को मिक्स करेंगे तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन अनचेंज। फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगी, मतलब चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज इक्वल टू 0। बट यहां पर इस केस में हम कहेंगे कि आफ्टर मिक्सिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज विल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। और अगर चेंज आएगा तो इसका मतलब हम यहां तो लिखेंगे कुछ ऐसा कि डेल्टा मिक्सिंग V इज इक्वल टू 0, डेल्टा मिक्सिंग P इज इक्वल टू 0, और जी डेल्टा मिक्सिंग H ये भी क्या हो जाएगा 0। फिजिकल प्रॉपर्टीज में होने वाला चेंज 0। इसका मतलब ये होता है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी मिक्सिंग करने से पहले थी वही मिक्सिंग के बाद में। मतलब अगर आपने 1 लीटर प्लस 1 लीटर मिक्स किया तो मिक्स होने के बाद भी आपको 2 लीटर ही मिलना है, क्योंकि 1 + 1 इज इक्वल टू 2। ना तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ओके, बट यहां पर क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो अगर यहां की बात करें तो डेल्टा मिक्सिंग V डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल्टा मिक्सिंग P डज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे ही डेल्टा मिक्सिंग H डज नॉट इक्वल टू 0। मिक्सिंग से पहले और मिक्सिंग के बाद में होने वाला चेंज 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को मैं ऐसे समझा सकता हूं, अगर आपके पास में दो कंपोनेंट है A + B और दोनों का आपने 1 लीटर लिया, तो मिक्स करने के बाद अगर वो सॉल्यूशन नॉन आइडियल है तो मिक्स करने के बाद या तो 2 लीटर से ज्यादा हो जाएगा या 2 लीटर से कम हो जाएगा। एग्जैक्टली 2 लीटर आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चेंज होने वाली जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अब वो चेंज ऐसा भी हो सकता है कि वो चेंज इंक्रीज होके मिले, और ऐसा भी हो सकता है कि वो चेंज डिक्रीज होके मिले। अगर वो चेंज इंक्रीज होके मिलेगा तो इसका मतलब उसे बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन, और अगर वो चेंज डिक्रीज होके मिलेगा तो उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन। ओके, तो आइडियल नॉन आइडियल में आप लोग ये डिफरेंस लिख सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से ऊपर का नहीं आएगा, तो इतनी बातें आप लिख सकते हो। अब रही बात कि आप इसके एग्जाम्पल कैसे दें, तो अगर आपको एग्जाम्पल देने हैं तो देखिएगा, पहला एग्जाम्पल तो हो सकता है कि अगर आपने क्लोरोबेंजीन है
उसमें ऐड कर दिया ब्रोमोबेंजीन को, ब्रोमोबेंजीन को, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। अगर आपने बेंजीन में ऐड कर दिया टोल्वीन को, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा अगर क्लोरोइथेन में ब्रोमोइथेन ऐड कर दिया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। एनहेक्सेन में एनहेप्टेन ऐड कर दिया, ये भी इसका एग्जाम्पल है। इन चारों के अलावा जितने भी एग्जाम्पल है वो सब नॉन आइडियल के हैं, जैसे इथेनॉल प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। दुनिया भर के एग्जाम्पल है नॉन आइडियल के, तो वो आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक, वीडियो को पॉज करके जो जो मैंने बोला है आप लोग उसे एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर सकते हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बी पार्ट पर। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 का बी पार्ट क्या कहता है। बी पार्ट में 30 ग्राम यूरिया डिसॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। तो देखिएगा सोल्यूट यहां पर कितना, सोल्यूट यहां पर W1 इज इक्वल टू 30 ग्राम, और बिकॉज यूरिया है तो यूरिया का मोलिकुलर मास हो जाएगा M1 इज इक्वल टू 60, मोल हो जाएंगे यहां पर 30/60 मतलब 1/2। ये तो है यूरिया के मोल। सोलवेंट यहां पर कितना हो जाएगा, सोलवेंट यहां पर हो जाएगा, सोलवेंट यहां पर हो जाएगा आपका 846 अपॉन 18 है मोलिकुलर मास, तो ये सोलवेंट के मोल आ जाएंगे, सोल्यूट के मोल और ये आपके पास में सोलवेंट के मोल। आगे देखो क्या लिखा हुआ, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 23.8। देखो क्या कहा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा कि अगर पी नोट की वैल्यू 23.8 mmHg है, mmHg, तो आप बताइए पीएस की वैल्यू कितनी होगी। मतलब जब 30 ग्राम यूरिया को 846 ग्राम पानी के अंदर ऐड कर दिया गया तो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज हुआ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कितना है। लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला सभी जानते हैं, ये हो जाएगा आपका पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये हमारा फॉर्मूला है लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का। इस फॉर्मूले में अगर आप देखें पी नोट की वैल्यू दे रखी है 23.8 माइनस पी एस आपको पता लगाना है 23.8 इज इक्वल टू N1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1/2 अपॉन 1/2 प्लस 846 अपॉन 18। आपको इसे करना है सोल्व, और इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट क्या करना है, पीएस। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पीएस की वैल्यू निकाल लेंगे, और पीएस का जो आंसर आएगा वो भी काय में आएगा, mmHg में, बिकॉज जो प्रेशर हमें गिवन है प्योर सोलवेंट का वो भी हमें mmHg की टर्म में गिवन है। ओके, तो ये आपका पीएस निकल जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। ओके, इसके दो पार्ट थे, दोनों के दोनों सोल्व हो चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्वेश्चन में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, लिखा है इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए कॉलम। एक कॉलम है, उसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस गिवन है 0.05 mNaOH, सॉल्यूशन ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना गिवन है, इतना 4.5 इंटू 10 की पावर 3 ओम। और जी सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है ये 50 सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें यहां पर रेसिस्टिविटी की,
रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू होता है R इंटू ए अपॉन एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेसिस्टिविटी। अब क्योंकि हमें यहां पर सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है, एल और ए की वैल्यू अलग से गिवन नहीं है, तो इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख लूं, रो इज इक्वल टू आर इंटू, इसे मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 अपॉन एल अपॉन ए, ऐसे लिख लिया मैंने इसे। ठीक, एल अपॉन ए को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, और हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है ये। अब वैल्यू पुट करिए तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर। आर की वैल्यू कितनी 4.5 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मतलब कितना 1000, मतलब 1000। और जी 50 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 50, ऐसे लिखेंगे हम लोग। और बस इसे आपको करना है सोल्व, और इसे सोल्व करते ही आपकी इसकी जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी आपकी इतने ओम सेंटीमीटर, इतने ओम सेंटीमीटर। मैं फिर कह रहा हूं, यूनिट आप जरूर लिखें, बिना यूनिट के आपके मार्क्स कट सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, कंडक्टिविटी। कापा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए। या तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, ठीक है, जैसे यहां पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला, या फिर इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि कापा की वैल्यू ये भी होती है, कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। रो की वैल्यू क्योंकि आपने यहां से निकाल ली तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, वरना यहां पर पुट कर सकते हैं कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10 की पावर 3, और जी एल अपॉन ए की वैल्यू कितनी गिवन है स्टूडेंट 50, और ये आएगा आपका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। और अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करनी है इसकी मोलर कंडक्टिविटी। सभी स्टूडेंट जानते हैं मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, और लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन एम। ओके, एम मतलब मोलरिटी। तो इस फॉर्मूले में अगर आप यहां पर कापा की वैल्यू पुट कर दें, कापा की वैल्यू आपको गिवन है ये, ओके, ये निकलेगी यहां से। एम की वैल्यू, कंसंट्रेशन आपको गिवन है ये, तो यहां से कंसंट्रेशन पुट करें, कापा की वैल्यू पुट करें, और इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो मुझे उम्मीद है यहां तक के क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हम लोग आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, देखना मुश्किल हो जाता है। आज आप लोग यही क्वेश्चन करें 26 तक, और 27 और 28 ये दो क्वेश्चन तो बचते हैं सेक्शन सी के, थर्ड सेक्शन के। और जी हमारा जो सेक्शन डी है, जो हमारा फोर्थ सेक्शन है, वो एक कॉम्प्रीहेंशन वाला सेक्शन है, केस स्टडी वाला क्वेश्चन। उसके अंदर केवल 2 ही सेगमेंट है, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30। तो जो आने वाला लेक्चर है आपका, 2 क्वेश्चन तो बचे हुए ये करेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेक्शन डी के नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर भी आपको पसंद आया होगा, और जो हमने लेक्चर की सीरीज स्टार्ट करी है आपको ये बहुत ही फायदेमंद साबित हो रही होगी। तो आप लोग सभी स्टूडेंट वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल हैं उन सभी में जो बोर्ड एग्जाम 2025 में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उन्हें ये सीरीज, ये लेक्चर के जो सेगमेंट हैं दिखाइएगा, और उन्हें इस सीरीज का फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।